दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के अलायंस की और ये अलायंस इंडिया के लिए कितना खतरनाक है। बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं राजन खन्ना जी, हिस्टोरियन हैं और फिल्में बनाते हैं। और लेकिन पहले मैं आपको इनका बैकग्राउंड बता दूं। जब 1962 का वार हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने चाइना को 5300 किलोमीटर का एरिया दे दिया अक्साई चीन का, और दोनों का आपस में संबंध बन गया। और चाइना ने जो और पाकिस्तान ने जो हमारा एक इशू था कश्मीर का, उसको ट्राइलेटरल कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को हमेशा चाइना चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा और उसको एनकरेज करता रहा कि आप इंडिया के खिलाफ मिलिटेंसी लाओ। इंडिया में मिलिटेंसी चलती रही। दूसरी तरफ चाइना हमको बॉर्डर में परेशान करता रहा। तीसरी तरफ चाइना सी के अंदर इंडिया को घेर रहा था। इसी पे काम चल रहा था बहुत से सालों से। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को पूरी मदद की। चाइना के इक्विपमेंट थे, चाइना के डिफेंस सिस्टम थे, चाइना ने सैटेलाइट भी दिए, सैटेलाइट की इमेजेस दी, जिससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। इनकी PL-15 मिसाइल्स वो भी दी, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की थी, जिससे इंडिया को शुरू में थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन उसने अपनी पॉलिसीज को चेंज करके पाकिस्तान को काउंटर किया और पाकिस्तान को इफेक्टिवली डिफीट किया। इसी बीच में चाइना पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देता है। जो पाकिस्तान के पास डिफेंस इक्विपमेंट है वो 80% चाइनीज ओरिजिन के हैं। चाइना ने पाकिस्तान को 8 हिंगोर क्लास सबमरीन भी दी ताकि वो इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर घेर सके। और उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम तुमको J-20 जेट्स भी देंगे, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, जिसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से, जिस वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा चिंता है। लेकिन अब जो लेटेस्ट खबर सामने आई है कि पाकिस्तान इंडिया के हर एक एरिया को मैपिंग कर रहा है। और उसने जो पिछले 61 में उनका जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एयर स्पेस का, उसके अंदर उन्होंने 8 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। लेकिन पिछले 16 महीने के अंदर ऑपरेशन सिंदूर से कुछ देर पहले उन्होंने 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और ये सैटेलाइट हैं जो मिलिट्री के इंस्टॉलेशन को मैप कर सकते हैं। और हमारा जो 1 इंच का एरिया है कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया के अंदर, उसको मैपिंग कर सकता है। इवन हमारे जो शिप्स इंडियन ओशन में जाते हैं उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। और ये इंडिया के लिए कितना डेंजरस है, इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ राजन खन्ना जी बैठे हैं। राजन खन्ना जी, हमारे लिए बड़े खतरे की बात है। आपको एक और बात बता दूं, जब ईरान का युद्ध हो रहा था यूएस के साथ, तो चाइना उनको पूरी इमेजेस दे रहा था सैटेलाइट की, जिसकी वजह से ईरान यूएस का मुकाबला कर पाया। और अगर आज ये सिचुएशन होती है कि पाकिस्तान को चाइना हेल्प करता है, सैटेलाइट की इमेजेस देता है, इक्विपमेंट देता है, तो इंडिया के लिए फ्यूचर के अंदर बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस पे आप अपने विचार दीजिएगा मुझे। ऐसा है जी कि एक अपने शास्त्रों में एक शब्द आता है, उसको कहते हैं शत्रुबोध। शत्रुबोध का होता है कि जो अपने शत्रु हैं, जो जिनका इतिहास है हमारे साथ शत्रुता का, या संभावित शत्रु जो फ्यूचर में भी हमारे साथ शत्रुता कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी रखना। और उस जानकारी के आधार के ऊपर हमने क्या उसके ऊपर जो एक्शन जो कैसे क्या लेना, उसकी क्या योजना है, उसके ऊपर ध्यान रखना। तो आप एक चीज़ देखिए कि चाइना पाकिस्तान जो नेक्सस है, ये भारत के लिए आने वाले समय में बहुत ही अधिक घातक और खतरनाक सिद्ध होने वाला है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं उनको इस बात का जानकारी है। अगर हम लोग जहाँ से हमारे जो सोर्सेस हैं, जहाँ से हम जानकारी लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, वो उनके पास सोर्सेस हमारे से ज़्यादा है और उनका जो एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अधिक है, उनको पता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारी आम जनता को इस बात का भी आभास होना चाहिए कि आने वाला समय जो है वो किस तरफ, कौन सी दिशा में हमें जो है इशारा कर रहा है। आपने अभी जिक्र किया कि जितनी भी हमारी चाइना के साथ डायरेक्ट वार हुई, पाकिस्तान के साथ में जो हमारी 4 वार हुई, देखिए 62 में चाइना ने जब हमारे पीठ में छुरा घोंपा था ना जी, उस वक्त पाकिस्तान को उन्होंने उकसाया था कि आप भी आ जाओ, पश्चिम से हम उत्तर और पूर्व से आए हैं, आप भी आ जाओ। लेकिन उस वक्त जो अमेरिकन इंटरेस्ट थे उनको वो सूट नहीं करता था। तो उस वक्त कैनेडी ने इनको एक वार्निंग दे दी थी कि आप बिल्कुल भी इस युद्ध में मत कूदना, तो वो पीछे रह गए। 65 में भारत पाक जब युद्ध हुआ तो उस वक्त चीन भी आना चाहता था, लेकिन रशिया ने एक साइड से उनको रोका और दूसरी साइड से लिंडन जॉनसन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसने भी
उनको भी, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी है ना जी, वो चलती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कैसे यूएसएसआर को कंटेन करना, या उसकी ही कम्युनिस्टों को ट्रेन करना। जी जी, उसी समीकरण से वो पूरा चलते थे। तो उसमें उन्होंने देखा कि नहीं, अगर यहाँ से चीन आएगा और वहां से पाकिस्तान, तो उनको स्ट्रेटेजी सूट नहीं करती थी, उन्होंने चीन को वार्निंग दे दी, चीन आया नहीं। 71 में भी सेम चीज हुई, और 71 में क्या हो गया कि जब हमारा पाकिस्तान का युद्ध था, चीन आना चाहता था, लेकिन हमारी एक सोवियत इंडिया जो ट्रीटी हुई फ्रेंडशिप की 1971 में 20 साल की हुई थी, उस वक्त उस ट्रीटी के अनुसार हम एक दूसरे कंट्री के ऊपर किसी पे भी हमला हो तो हमको डिफेंड करना था। तो चीन का बहुत बड़ा बॉर्डर रशिया के साथ चल लगता है, और चीन की जो सामरिक ताकत थी, जो उसकी मिलिट्री पावर थी, वो रशिया के सामने उस वक्त 10% भी नहीं थी। तो चीन डर गया, तो चीन 71 में आया नहीं। आज के संदर्भ में यदि हम कैनवास पे पूरी तरह देखेंगे ना जी, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज चीन जो है वो इस वक्त दनदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने चीन में जाकर जिस तरह से साष्टांग प्रणाम किया है, तो आप देख सकते हो कि यूएसए की कोई भी साथ नहीं है आज चीन को रोकने की। चीन अच्छा, जो आप है बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो रिसेंट विजिट हुई थी चाइना के अंदर, जी तो जी कैसे उनको जी इंसल्ट जी किया गया वहां पे, जी एक तरीके से इंसल्ट जी ही जी किया गया ना। बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई। उनके उनके विदेश मंत्री को नाम बदल करके वहां जाना पड़ा, और चीन ने शर्त रख दी थी कि बिल्कुल भी ताइवान शब्द जो है वो आपकी जुबान पर नहीं आएगा। और एक बात आप समझ लो कि ताइवान चीन में जाना कोई अभी कुछ बरसों का ही समय रह गया है, ताइवान चीन ले जाएगा, ठीक है। अमेरिका उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अब हमारे संदर्भ में जो हमारा मुख्य विषय था कि चीन पाकिस्तान का जो नेक्सस है भारत के लिए किस तरह से डेंजरस है। जो चीजें पीछे इतिहास में चीन करना चाहता था, तो उस वक्त मैंने बताया कि वर्ल्ड पावर ने कहीं ना कहीं आकर के उसको जो है थ्वार्ट कर दिया। आज चीन किसी से डरता नहीं है। और दूसरी बात है कि चीन का जो पाकिस्तान के साथ में जो नेक्सस है वो इस तरह से है कि आप आने वाला टाइम में कभी भी युद्ध हो सकता है। कल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड का जम्मू कश्मीर का इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान का है, वो इलाके में अनरेस्ट था, और अनरेस्ट को वहां पर उन्होंने सैकड़ों निरपराध लोगों को मार दिया है। उसको रोकने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो यहाँ पर है वो टैंक्स रेजिमेंट जो है वहां पर भेजी हैं, और आर्मर्ड इनके व्हीकल वहां पर ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं पाई कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान में। ये किस लिए जा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि वहाँ के उनके इंटरनल इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उनकी जो आर्मी है उनको किसी भी प्रकार से अपना जो उनके हाथ में सत्ता का नियंत्रण है वो खोना नहीं है। और उसके बाद में एक और चीज अभी हो गई कि जो ये मिस्टर ट्रंप है, इन्होंने तो उनके आर्मी जनरल को तो इतना ग्लोरीफाई करवा दिया, वो तो समझने लग गया कि मैं तो अभी क्या साउथ ईस्ट एशिया का बादशाह हूँ। ऐसी स्थिति में कभी भी युद्ध होने का जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में उनके अलग से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान काम कर रहा है। बीएलए बलूचिस्तान में बहुत जोर से चल रही है। पिछले कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक ट्रेन को पूरे का पूरा जो है वो उधर उड़वा दिया। और जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो जिसको वो कहते हैं जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें और गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत जबरदस्त इस वक्त विद्रोह के हालात है। ये ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान कोई ना कोई शरारत करेगा भारत में, ये जो है ये हम उसको इस वक्त सामने देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखना कि जो युद्ध है वो भारत पाकिस्तान का नहीं होगा, वो असल में भारत चीन का होगा। चीन खाली ज्योग्राफी जो है वो पाकिस्तान की इस्तेमाल होगी, लेकिन उसमें जो भी चीजें हैं, पूरे हथियार जो हैं वो चीन के 81% तो उनके हथियार पहले से चीन के हैं ही है। अभी आपने जिक्र किया 6 सैटेलाइट्स का, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके सैटेलाइट्स के बारे में बता दूं कि ये पिछले 1.25 साल से 6 सैटेलाइट जो हैं ये पाकिस्तान ये कहता है अभी हमने ये बनाए थे और चीन ने वहां से जो है वो उसमें स्पेस में छोड़े हैं। ये सब बकवास है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के नाम से जीरो है, कुछ नहीं है पाकिस्तान में, जो है सब चीन का है। ये सैटेलाइट भी पाक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देख करके
और इंडिया की सर्वेलेंस को ध्यान में रख करके, हमारी टोपोग्राफी को देख करके चाइना ने उनके लिए बनाए हैं। ये बात जो है ये एकदम से स्पष्ट है, ये एस्टेब्लिश्ड है। और चाइना ने बनाए हैं और उनको जो है वो स्पेस में छोड़ा भी चाइना ने है 6 सैटेलाइट में। एक इसमें सैटेलाइट ऐसा है कि जो एआई एनेबल्ड है, कि जो जिसमें से वो इतना खतरनाक है कि डेवलप कंट्रीज में से भी बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने एआई एनेबल्ड सैटेलाइट जिनके पास में है। और एक चीज मैं इसके साथ में जुड़ी हुई आपको और बता दूं चाइनीज टेक्नोलॉजी की, कि अब जो ईरान का युद्ध हुआ यूएसए और इजराइल के साथ में, ईरान ने एक बहुत ही घातक ड्रोन अपना इस्तेमाल किया। लोगों ने बहुत बार सुना है, वो जो है शहीद ड्रोन है। आप अगर शाहिद ड्रोन की पूरी टेक्नोलॉजी पे जाओगे तो आप देख करके हैरान हो जाओगे कि उसकी उसकी जो कंपोजिशन है उसमें एकदम साधारण जो है उसमें काम किया गया, और उसमें जो इंजन भी लगे हैं वो मोटरसाइकिल के लगे हैं, ठीक है। लेकिन वो इतना फेटल है, इतना लीथल है वो ड्रोन, कि उसको इतना लीथल किया किसने? उसको लीथल किया चाइना के जो जीपीएस सिस्टम है बाइडू, उसने उसको लीथल किया है, ठीक है। क्या होता है कि आपने उसके अंदर जो उसकी जीपीएस जो लोकेशंस की उसकी जो एबिलिटी है, इतनी उसको इन्होंने बढ़िया कर दिया कि जहां जहां पर जो अमेरिकन एसेट्स थे पूरे बिखरे हुए थे गल्फ कंट्रीज में, उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में शाहिद ड्रोन ने जाकर के अटैक किया। तो ये है चाइनीज टेक्नोलॉजी, जो एकदम ऑर्डिनरी ड्रोन को उन्होंने इतना लीथल कर दिया। ये मैं आपको एक उदाहरण दिया, बाकी तो चीजें जो सामान चाइना ने उसको दिया वो दिया। अब इसको हम अगर जक्सटेपोज करते हैं ला करके भारत पाकिस्तान के का जो सीन है वहां पे, तो जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था ना, मेन चीजें क्या थी चाइना की, तो पहले देखिए, एक वो कहते हैं JF-17 उनका पाकिस्तान का और चाइना का जॉइंट प्रोडक्शन है। ये भी एकदम झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में तो क्या है, उनके उनके पास में टेक्नोलॉजी के नाम से या तो फैक्ट्री के नाम तो कुछ भी नहीं है। वो एक असेंबली सेंटर उन्होंने वहां बनाया हुआ है। पाकिस्तान चाइना से रेडीमेड किट आती है JF-17 की, और वो किट वहां असेंबल होती है। चाइना के पीछे का एक उसमें उद्देश्य था कि जिन कंट्रीज को चाइना डायरेक्टली JF-17 एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान के नाम से करेगा। तो इसके लिए वो उन्होंने उसको पूरा एक आवरण दे दिया कि ये जॉइंट जो है वो चाइना पाकिस्तान जो है प्रोजेक्ट है। दूसरा था J-10C, एक एयरक्राफ्ट है। अब अपने यहाँ पर मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने एक ने यहाँ नैरेटिव बनाया हुआ है कि चाइना का माल बड़ा इंफीरियर होता है। एक बात समझ के चलिए, आप चाइना से यहाँ के लोग बड़ा वहां से सामान लाते हैं, और यहाँ लाइटिंग, टॉयज, यहाँ तक कि हर कचरा वहां से आता है। चाइना जो आपको देता है सामान और जो यूएसए को देता है, मैं उसमें स्ट्रेटेजिक मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्डिनरी सामान की बात कर रहा हूँ। पूरी वॉशिंग मशीन की किट्स, पूरी रेफ्रिजरेटर्स की किट्स, पूरी एयर कंडीशन की किट्स, सारी की सारी हमारे लोग चाइना का माल मंगा करके ठप्पा लगा करके यहाँ बेचते हैं। उनमें जो हमको देता है और जो वो वेस्ट को देता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हमें सस्ता माल चाहिए तो वो हमें सस्ती टेक्नोलॉजी, सस्ती चीजें करके देता है। वो उनको जो देता है वो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें देता है, क्योंकि वहां से उसको कीमत मिल जाती है। तो अपने यहाँ पर एक आम आदमी के मन में एक धारणा बैठी है, और दूसरे कुछ हमारे पॉडकास्टर हैं वो भी हंस के बोल देंगे, अरे तो चाइना का माल है, अरे चाइना कुछ नहीं है। तो इस गलत फहमी में लोग तो चलो उनके मन में भी नहीं रहे, हमारे स्ट्रेटेजिस्ट को भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चाइना का मटेरियल इज एज गुड एज एनी वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक वेपन, ये ध्यान में रखिए आप। उनका जो J-10C है उसने पूरा मुकाबला किया था ऑपरेशन सिंदूर में हमारे रफाल का, ये पक्की बात है, ठीक है। अब उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कर दी J-10C की, कि जो एक साब करके SAAB जो इनका अवॉक्स है, जो इन्होंने स्वीडन से लिया था पाकिस्तान ने, उसको सिंक्रोनाइज किया इन्होंने J-10C के साथ में। J-10C में जो उस वक्त मिसाइल लोडेड थे PL-15 अगेन इज वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल एवर मेड, ठीक है। अब उसमें और बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल्स आई है।
अब उसको इन्होंने डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर करवा दिया वहां से, साब से। हमारे जब पैकेजेस गए 80 85 90 जहाज जब हमारे उड़े ना, तो पूरा उसका जो डाटा था वो पूरे का पूरा साब ने, उनके जो अवाक्स ने देखा, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया J-10C में और PL-15 में, और J-10C के रडार बंद कर दिए ताकि हमारे जो यहाँ से एंटी एयरक्राफ्ट जो हमारा मैकेनिज्म है वो उनको, हमारे रेडार्स उसको जो है वो डिटेक्ट ना कर सके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है रजिस्टर ना कर सके। ऐसे में वो इतने लीथल साबित हुए उनके जो थे। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर में हुई है। अभी आप देखो, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। पहली चेंज तो ये आएगा कि पाकिस्तान के पास में जो उनका रेडार सिस्टम है GQ-9 वो फेल साबित हुआ। वो फेल साबित ना केवल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले हमने एक डमी यहाँ से ब्रह्मोस जो है वो यहाँ से सिरसा से फायर किया था, और पाकिस्तान में मियां चन्नू, ये एक स्थान है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में आता है, पाकिस्तान के हार्ट में है। ये हमने डमी किया था। वो करने के पीछे एक रीजन था, ये हिसार से निकला, सूरतगढ़ जो भारत में हमारा राजस्थान में जगह पड़ती है, वहां से बराबर राइट एंगल लिया इसने, और ये घूम करके चला गया मियां चन्नू पे, जाके गिरा पाकिस्तान के एयर स्पेस में। 3.5 मिनट तक ये रहा। वो पूरे 3.5 मिनट इनका जो डिफेंस सिस्टम है, रेडार्स एक्टिवेट हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। तो हमने एक मैसेज दिया पाकिस्तान को कि देखो कि तुमने किसी प्रकार की अगर शरारत की कभी, तो हमारे पास में इस प्रकार के वेपन्स हैं जो तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये हमने उनको मैसेज दे दिया था उस समय। और वही बात हुई ऑपरेशन सिंदूर में कि हमारा। अच्छा, मैं खन्ना जी आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा बीच में। मुझे याद है जब ये ब्रह्मोस की मिसाइल गई थी पाकिस्तान के अंदर, इसमें एमुनिशन नहीं था, और जहां गिरा वहां गड्ढा हो गया। अगर एमुनिशन होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो इसी वहां पे पाकिस्तान में शोर भी मचा कि हमारे डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे। हाँ, आप आगे चलिए। ये मैंने कहा कि डमी मिसाइल था, ये मिसाइल था, लेकिन इसमें जो वेपन नहीं था। ठीक है, मिसाइल पूरा था लेकिन उसमें वेपन नहीं था कोई भी। इसकी वजह से वो क्या, अपने मोमेंटम से उसने वजह के खड़ा कर दिया, लेकिन एक्सप्लोजन नहीं हुआ उसमें। वो हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने इतना जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेट किया उनका। तो देखिए GQ-9 पूरी तरह से जो बॉटम लाइन है फेल हो गया ऑपरेशन सिंदूर में। ये जो उसमें टेक अवे है। अब हुआ क्या, अभी वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था कि GQ-9 इनके कोई मिसाइल ना तो 6 तारीख की रात को रोक पाया, ना 9 तारीख रात को जब हमने उनके पूरे जो एयर कमांड सेंटर से हमने तबाह किया, कुछ नहीं कर पाए। उसके ऊपर अभी वो क्या कर रहे हैं कि 2 प्रकार से उन्होंने वहां से अपने रेडार सिस्टम, एक है उनका GQ-9+B, ठीक है, ये जो है ये इन्होंने कॉपी किया है पूरी तरह से S-400 को जो हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग में और कॉपी करने में चाइना मास्टर है। तो चाइना के पास S-400 थे रशिया के, उन्होंने वो किया। दूसरा GQ-19 जो उससे भी एक स्टेप आगे है, वो भी चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा पाकिस्तान, जैसे अभी आपने बताया, JF-35 जो स्टेल्थ फाइटर है वो उनको दे रहा है। चाइना ने उनको J-20 जो उनका अमेरिकन जो F-20 के सामने है एयरक्राफ्ट, वो फिलहाल नहीं दिया। पर एक बात अगेन अपन लोग समझ के चलें बिल्कुल भी कि जो इस वक्त चाइना की इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री पूरी की पूरी पाकिस्तान के डिस्पोजल पर है। क्योंकि जहां पर चाइना को पाकिस्तान की पीठ लगती दिखेगी, चाइना तुरंत उसको कोई ना कोई जो है उसका तोड़ दे देगा। तो हमको जो सारी बात का जो निष्कर्ष मैं ये निकाल रहा हूं कि ये देख करके चलना है कि पाकिस्तान की इन्वेंट्री तो हम ध्यान में रखें, लेकिन आने वाले युद्ध में जो चाइना की इन्वेंट्री है वो हमको ध्यान में रखे चलना। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज जो है चाइना इनको दे देगा, किसी भी सूरत में वो उसको जो है वो पाकिस्तान को देने से गुरेज नहीं करेगा। ये हमारे पॉलिसी प्लानर को समझ के चलना चाहिए। दूसरी बात, मैं खन्ना जी आपको फिर एक और बात यहाँ पे कहूंगा। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हमारे कुछ लोग हैं जो चाइना के लेटेस्ट वेपन्स आते हैं, वेपन सिस्टम आते हैं, उनके ऊपर पूरी नजर रखी हुई है।
और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास की जाती है कंसर्न एजेंसीज को, आर्मी को, साथ में इसरो या जो भी हमारा अपने यहाँ पे डीआरडीओ, उनको सारा दिया जाता है ताकि उसका काउंटर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी हमारे पास में जो प्लान हमें आगे जो करना चाहिए, एक तो ये है कि हमारे पास में एटॉमिक क्लॉक ना होने की वजह से मुझे समझ नहीं आता कि हमारी पॉलिसी में इतना लिक्यूना क्यों रह जाते हैं। ठीक है, अब लिक्यूना कभी तेजस में इंजन नहीं है, कभी कावेरी इंजन का फेल हो जाना, कभी एमका का लेट हो जाना, ये सब चीजें क्यों है? मुझे ये जो है, ये बात का उत्तर जो है ये जनता को इनसे लोगों से मानना चाहिए। क्यों नहीं है ये चीजें? हम किस चीज में हम कभी दुनिया की हर टेक्नोलॉजी की कंपनी में हमारे लोग बैठे हुए हैं, उनको लीड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद हमारे पास में कमियां क्यों रह जाती हैं? आज एटॉमिक क्लॉक है, पता नहीं, मेरे को लगता है शायद स्विट्जरलैंड से कहां से लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नाविक सिस्टम है, जो बैडू के सामने हमारा अपना जो जीपीएस सिस्टम है, वो सिस्टम पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। क्यों मुझे एक चीज बताइए कि अभी लास्ट के पीएसएलवी के 2 जो फ्लाइट्स हमारी फेल हो गई, उसका कारण आप भी, क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में रहे हो, हम लोगों का भी जो एनालिटिकल माइंड है, हम भी हर चीज में, इस चीज में हमें भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बो आती है। ऐसे नहीं फेल होते। जब आपने सैकड़ों जो यहाँ से भेज दिए, कामयाब रहे, क्या कारण है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर कोई किले के अंदर बैठा है जो दरवाजा खोल रहा है। तो क्यों हम उसको जो है डिटेक्ट नहीं करते? क्यों हम मैं खन्ना साहब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आपसे कहना चाहूंगा। देखिए क्या है कि जो भी चाइनीज यूएस में काम करता है वो उनकी टेक्नोलॉजी शिफ्ट करता है, उनकी इंफॉर्मेशन अपनी कंट्री को देता है, लेकिन यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की चूक है। जो हमारे लोग फॉरेन के अंदर बैठे हैं, इंपॉर्टेंट जगह पे काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी से उनको टैप नहीं कर पाती या टैप करना नहीं चाहती। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी चूक है। मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत से इस टाइम पे पाकिस्तानी बैठे हैं जो इंडिया की फेवर में बात करते हैं और बैठे हैं यूरोप के अंदर, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई भी हमारी एजेंसी उनको टैप नहीं करती। जबकि ह्यूमन राइट्स के इशू उठाते हैं यूएन के अंदर जाकर के। किसी ने पूछा था मेरे से कि जैसे मैंने इसके साथ इंटरव्यू की, कहते क्या इसको टैप किया है? मैंने कहा नहीं सर। कहते क्यों? मैंने कहा जी वो जाने। तो हमारी जो एजेंसीज है उनका जो एटीट्यूड है, एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं है, मतलब बैठे बैठे मजे से खाना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते। इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है और जो काम मिडिल लेवल के लोग करते हैं उसका क्रेडिट सारे ऊपर के ले जाते हैं। काम मिडिल लेवल के लोग करते हैं, क्रेडिट ऊपर वाले ले जाते हैं। तो मैं स्पेशली कहना चाहता था। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे 100% जो है सहमत हूँ। आज 50 लाख के करीब इंडियन ओरिजिन के लोग यूएसए में हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान उसके सामने 10-20% भी नहीं है। और हमारे लोग एकदम से जो वैल्यू अटैच जो जॉब है ना जी, कई सीईओ हैं कंपनीज के, सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, नासा में बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि ट्रंप चाह कर के भी, ट्रंप शोर मचाता है कि नहीं मुझे अभी इंडियंस यहाँ नहीं चाहिए। उसको बोलो तेरे में अगर दम है तो निकाल के दिखा, क्योंकि वो कंपनियां बंद हो जाएंगी अगर भारतीय वहां से आ जाएंगे। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी हम लोग वहां पर वो काम नहीं कर सकते हैं जो पाकिस्तान करता है। ये प्रत्यक्ष आपके सामने, पाकिस्तान ने इतनी बढ़िया लॉबिंग की है वहां पे। आपके पास में लॉबिंग फर्म आप हायर नहीं कर सकते? आपके पास पैसे की कमी है क्या? आज पाकिस्तान भूखा नंगा देश होकर के वहां पर साल का 100-150 करोड़ रुपया खर्चा करता है लॉबिंग फर्म हायर करने में। ठीक है, और ये चीजें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष हैं, मतलब जो एक्सप्लिसिट है, ये पर्दे के पीछे नहीं है। क्योंकि वो लॉबिंग फर्म जो है वो सामने आपसे पैसा लेती है, खुले लेती है, बैंक ट्रांसफर से लेती है, कोई कैश नहीं है काम। तो उन्होंने किया हुआ है। आपका देख लो, आपके पास में कौन सी लॉबिंग फर्म है? कितने सीनेटर्स, कितने कांग्रेस? आपको जैसे मैंने हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने पढ़ा था अभी बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान लॉबिंग फर्म को रिक्रूट कर रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है हर एक महीने के अंदर, और हमारे पास पैसा भी है, लेकिन हमारे पास लोग भी हैं जो हमारे लिए काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ पीओके के लोग हैं जो हमारे लिए काम करना चाहते हैं, खुद काम करते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्चते हैं, लेकिन हमारी एजेंसी, हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती। ये काम किसका है? ये काम पीएम मोदी का नहीं है, ये काम है रॉ का, ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। ये सारे के सारे लोग वहां जाते हैं, फॉरेन के पैसे लेते हैं और अपने मजे करते हैं, मजे करके शराब वगैरह पी करके आ जाते हैं। ये कोई काम नहीं करते। मैं अभी थोड़े से एक्सपोज करूंगा आपको किस तरीके से पुराने टाइम में हमारे लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए उनको पनिश किया गया। क्यों? आपने क्यों इन्फॉर्मेशन दी?
क्योंकि उनका रिवार्ड टॉप के लीडर्स को नहीं मिला। खैर बात करते हैं इसी प्रोग्राम की। देखिए इसमें ऐसा है जी कि हर चीज के पीछे वो एक ही चीज है, वो आपके मन में एक आग होनी चाहिए, ठीक है। वो आग है नेशनलिज्म की। आप अगर हॉल में भी HAL में भी काम करते हो, अगर आग आपके अंदर है तो आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा देश पिछड़ रहा है, हम लोग मिलकर के कोशिश करें, जो काम चाइना कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते हैं। चाइना तो हमारे से पीछे था, ठीक है ना। 1980 तक हर स्केल पे चाइना आपसे नीचे था। पॉवर्टी लाइन भी उसकी जो है हमारे से बहुत ज्यादा जो आगे थी। चाइना की इकोनॉमी कुछ नहीं थी, भूखमरी वहां पर होती थी, वहां पर टाइम टू टाइम जो है वो ये आया करते थे, अकाल पड़ा करते थे। चाइना ने 1980 में आपसे धीरे धीरे करके बढ़त लेनी शुरू की है। तो चाइना अगर आज अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, आप ध्यान करना कि ये जो ट्रंप जैसा व्यक्ति है ना, मैं इससे जुड़ा हुआ बात है, मैं बता रहा हूँ, ये अभी गया वहां पर ना जब रगड़ाते हुए, तो निकलते टाइम पर बोल के आया, ये बोला G20 G7 छोड़ो, G2 की बात करो। तो G2 एक चाइना और एक अमेरिका। और एक और ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारा संदर्भ चाइना पाकिस्तान की बात का था, तो ये ध्यान में रखिए आप, जो होने वाला ही है ये उसको नहीं टाल सकेंगे अगर हमने बहुत ज्यादा अपने आप को ऊंचा नहीं किया, हमारी लकीर को हमने ऊपर नहीं किया। वो ये बात है कि जब 1945 से आने वाले अगले नेक्स्ट जो 45 साल थे, कोल्ड वॉर चली, तो USSR वो इनको टक्कर नहीं दे पाया था नाटो को, वेस्टर्न कंट्रीज को, जो चाइना दे रहा है और जो चाइना आने वाले टाइम पे देगा। उसका बड़ा स्पष्ट कारण है कि USSR की इकोनॉमी खराब थी। USSR स्ट्रेटेजिकली बहुत मजबूत था, लेकिन इकोनॉमिकली वो कम्युनिस्ट पॉलिसीज परस्यू करता था, इसके लिए वो इनको टक्कर नहीं दे पाया और समाप्त हो गया। लेकिन चाइना की जो है वो, चाइना ने हर जगह के ऊपर, दुनिया में आप अफ्रीका चले जाओ, लैटिन अमेरिका चले जाओ, हर जगह पे चाइना जो है उसने अपना शिकंजा जो है ना वो कस के रखा हुआ है। वो इनकी रातों की नींद हराम करवा के रख देगा। इन्होंने इतिहास बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रंप जो वहां जाकर ये घुटने टेक कर आया ना, ये पूरे के पूरे वेस्टर्न इंटरेस्ट को वहां पर जाकर के कंप्रोमाइज करके आया, और चाइना ट्रंप डिक्टेट करेगा आने वाले टाइम पे। अब वैसी स्थिति में जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है, तो मैंने तो ये सिद्ध किया कि पाकिस्तान तो चलो एक ज्योग्राफी है, काम तो सारा चीन का है वहां पे पूरे का पूरा। तो चीन को ही अपना दुश्मन मानना है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमको अपनी स्पीड है बढ़ानी पड़ेगी। अंदर बैठे हुए दुश्मन जो है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको हमको जो है वो डिटेक्ट करना पड़ेगा, उनको जो है एक इस प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी कि बाकी लोगों को पता लगे कि देश के हित के साथ खिलवाड़ करना है वो कितना हमको भारी पड़ने वाला है। तो ये जो काम मैंने बताया ना कि आज इसरो के भी किस प्रकार, कितने साइंटिस्ट हैं जो हमारे सामने बात नहीं आती, जिनको मार दिया जाता है। तो ये सारी चीजों के पीछे हमको मल्टी प्रोंग वार है, हमारी डेवलपमेंट तेज होनी चाहिए, और उसका एक ही चीज है कि हमारा हर बंदा जो है वो साइंसदान हो कि टेक्नोक्रेट हो, कि वो टेक्नोलॉजी में हो, कि IIT में हमारे बच्चे बैठे हो, एक बात मन में आ जाए कि नहीं हमारे अभी जो है वो देश हित के लिए हमको अपने काम में ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए। और खाली मिशन 2047 करने से बात नहीं होगी, और खाली मोदी जी भी अब काम नहीं कर पाएंगे, ये सबको काम मिलकर के करना है। और ये जो अभी देखिए, बुद्धिमान जो समाज, बुद्धिमान देश वो होते हैं कि जो आने वाले खतरे को पहचान जाए और उसका जो समाधान है, उसका निराकरण है, पहले करके रखें। तो अभी आप देख लेना, कभी हो 6 महीने में हो कि 6 दिन में हो कि साल भर में हो, युद्ध पाकिस्तान के साथ में होना ही है। क्योंकि वो क्या बड़ी बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि किसी भी समाज के पीछे कोई काम करने के कारण होते हैं, उनके कारण उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास एक ही बात है कि वो सिद्ध करना चाहते हैं कि जो जिन्ना ने 2 नेशन थियरी बनाई थी वो थियरी ठीक थी, और वो थियरी बनाने के बाद में हम जो है, हम मुस्लिम नेशन है, इस्लामिक नेशन है, बार बार लोग उनको कह चुके हैं कि यार ना तो तुम अरब हो, ना तुम टर्क हो, तुम यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पैदाइश हो। लेकिन वो अपने आप को उनसे जोड़ते हैं और अपने आप को हिंदू सभ्यता से ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। ये उनका एक ही इस वक्त मोटिव है, और उसके लिए कभी भी युद्ध होने हैं उनके साथ में, तो हम तैयार रहें
और हमारे जितने भी जो लोग इस सारे संबंध में, मैंने बताया आर्मी तो हमारी बहुत तैयार है, हमारे उसमें तो किसी बात की कोई, आर्मी वालों से कभी आप बात करो तो कहते हैं कि कल हो रहा है जो तो आज हो जाए तो हम जो है 1 2 3 करते हैं। लेकिन जो उनको साजो सामान चाहिए, जो उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो तैयार करने वाले लोग जो है ना वो एकदम तैयार रहे। यही मेरी जो है एक ये बात का जो आज टेक अवे है यही है। देखिए, बड़ी अच्छी बात की खन्ना साहब, आपने सारी बातें क्लियर कर दी और ये भी क्लियर कर दिया कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इंडिया के लिए कैसे खतरा फ्यूचर के अंदर, और इंडिया भी अपनी कोशिश कर रहा है। जैसे चाइना पाकिस्तान को सैटेलाइट दे रहा है और अगला युद्ध तो लिखा हुआ है, युद्ध तो होगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और चाइना उसको उकसाता रहेगा। दूसरी तरफ यूएस भी उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो इंडिया के लिए मुश्किलें तो हैं, दिक्कत तो है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये भी हम बात मानते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी, बल्कि तैयारी हम कर भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं डिफेंस के वीडियोस बनाता हूं तो मैं देखता हूं किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, किस तरीके से नए इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से मिसाइलें बनाई जा रही हैं, किस तरीके से एयरक्राफ्ट की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी जो हमारे रेड टेपिज्म है, जिस तरीके से एएमसी का प्रोग्राम डिले हो गया, वो एक खतरे की घंटी हमारे लिए। और जिस तरीके से रफाल लेने की बात चल रही है, अब पीएम मोदी जा रहे हैं, जून के अंदर डील फाइनलाइज होगी, उसके बाद फाइनल मोहर लगेगी दिसंबर 2026 में। लेकिन दूसरी तरफ जो हमको रशिया दे रहा है Su-57, उसने ई साथ में हमको दे रहा है Su-57D, क्योंकि F-57E के अंदर एक पायलट होगा, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और जो Su-57D है उसके अंदर 2 पायलट्स होंगे, एक कंट्रोल करेगा एयरक्राफ्ट को, दूसरा जो हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं उसको कंट्रोल करेगा। इसमें कुछ हद से देरी हो रही है, जिससे लोगों को चिंता भी हो रही है। लेकिन दूसरी बात है कि वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंट्रियां जो इंजन बनाती हैं, एक है फ्रांस, एक है अमेरिका, एक है ब्रिटेन और चौथा है रशिया। चाइना के पास भी अपना इंजन नहीं है, हमारा कावेरी इंजन अभी तक बन नहीं पाया, और इसके लिए बहुत से रीजंस है। हमारे गद्दारों ने, जब हम इंजन बनाने की बात कर रहे थे तो हमारे एक जो साइंटिस्ट थे नंबी नारायण, उनको जेल में डाल दिया गया। यह बात है शायद 2010 के आसपास की, लेकिन उसकी वजह से प्रोग्राम भी डिले हुआ। लेकिन आज हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, डिले भी कर रहे हैं। फिर मोदी के पास प्रेशर है, क्योंकि पिछले 11 साल में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कोई काम नहीं किया। रादर मैं कहूं कि जब से इंदिरा गांधी गई है, किसी भी हमारे पीएम ने इसी इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया, डिफेंस को इग्नोर किया, और डिफेंस को दोबारा जो काम शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी थी तो नेट के एयरक्राफ्ट थे हमारे पास, लेकिन उसके साथ इतने सालों तक ना कोई एयरक्राफ्ट बना, ना कुछ एजेंसी में काम किया गया। लेकिन अब मोदी के आने के बाद काम तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। जिन लोगों को रिवार्ड मिल रहा है उनको रिवार्ड दें, जिन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ यूज करना है उनको यूज करिए, उनको पैसा दीजिए और प्रमोट करिए, ताकि हम स्ट्रांग हो। लेकिन अगर आप ईगो में रहेंगे कि मैं उसको नहीं बात करूंगा, उससे नहीं बात करूंगा, इससे काम नहीं चलेगा, तो आज अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, और जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, देश को प्यार करते हैं, हमारे देश को, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, सबको सपोर्ट कीजिएगा। साथ में हमको चाइना के ऊपर स्पेशल आंख रखनी पड़ेगी, साथ में अपने आप को काम करना पड़ेगा, ताकि हम तैयार रहें जो ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। और मुझे लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा वो फाइनल वार होगा पाकिस्तान के ऊपर। और मैं ये भी एक बात कह सकता हूं आपसे कि इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर वार को खत्म किया जाए कुछ ही घंटों के अंदर, ताकि ना तो बीच में अमेरिका आ सके, ना बीच में चाइना आ सके, और पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए। ये हमारे देश की जरूरत है और इसी पे हम काम करेंगे। और आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। खन्ना साहब, आपका फाइनल वर्ड कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखिए, फाइनल जो है वो यही है कि हम लोग, जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल भी उन्होंने जो चुना है बड़ा एफिशिएंट है, जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। रेलवे में आप देखिए बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, सड़कों में बहुत ही अच्छा काम को हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्टर है उसमें तो बढ़िया काम हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भी बड़ी चीजें हैं जो कई जगह पे उनके हाथ भी बंधे हुए हैं कि नहीं कुछ कर सकते। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए, ये टीम लीडर्स होते हैं देश के, जैसे एक कंपनी में टीम लीडर होता है ना, तो ये देश के टीम लीडर है। जब बाकी हम सब लोग जो हैं, हमारे पास में मन में जब ये बात नहीं आएगी ना कि नहीं हमने किसी भी सूरत में जो है चीन जो है, देखिए जो वेस्ट था, मैं आपको क्यों उदाहरण देता हूँ चीन का, वेस्ट हमारे से टेक्नोलॉजी में 100 साल आगे था। जब उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो हम लोग गुलाम थे, हम उनको कैचअप नहीं कर सके, जबकि उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सारा आधार हमारे यहाँ से गया था। उनको तो इस्पात कैसे बनाते हैं वो पता नहीं था जी। जो वुड स्टील है
भारत ने 2000 साल पहले बना दिया था, जिसमें से डेमास्कस वॉर्स बाद में बनी है। ठीक है, एक्सप्लोजिव जो है, शोरा क्या होता है, नाइटर क्या है, फास्फोरस उनको नहीं पता था, ये तो सब हमने दिया। लेकिन हमारे पास में क्या हुआ, वही बात है कि हमने अपनी यूनिटी को बरकरार नहीं रखा। विदेशी आते रहे, हमें वो गुलाम भी बनाते रहे, और हमारे ऊपर हमारे जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हमारे रिसोर्सेज है, वो चोरी करके ले जाते रहे। तो वेस्ट जो था हमारे से 100 साल आगे था टेक्नोलॉजी में, लेकिन चीन तो पीछे था। ठीक है ना जी, चाइना तो हमसे पीछे था, ये डाटा आपके सामने ही है। उनकी इकोनॉमी हमारे से पीछे थी, उनकी जो उस वक्त ये पूरा उनको एजुकेशन सिस्टम था वो हमारे पीछे था। ठीक है, लेकिन वो आज हमारे से क्या, आज दुनिया को आंखें दिखा रहा है जाकर। तो कम से कम ये बात हम अपने मन में तय कर लें कि वो अगर कर सकते हैं तो हमने जरूर करना है, और इसलिए करना है कि हम नहीं करेंगे तो फिर वापस से वही बात हो जाएगी, क्योंकि अभी वो पुराना वाला घोड़े तलवार वाला टाइम नहीं है, अब टेक्नोलॉजी वाला टाइम है। तो जो टेक्नोलॉजी भी आगे रहेगा वो दूसरे देशों के ऊपर जो है वो राज करेगा। तो इसी बात से मैं आज की बात से बात करता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे। हमारे जो वीडियोस होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं, नॉलेज देने के लिए होते हैं, फालतू की बातें करने पे नहीं होते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हर एक आदमी को वीडियो दिखाइएगा ताकि हम देश की सेवा कर सके। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।